नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है, जिस पर सीएम बघेल ने इसमें योगदान देने वाले अधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मिला और 1 2 नहीं 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला। सभी नगरीय निकाय के सब साथी यहाँ आए थे और बहुत सारे जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में अच्छा काम हुआ उसका सम्मान भी किया गया, विशेष रूप से स्वच्छता दीदियों का। और हमारे जो जनप्रतिनिधि है और अधिकारी हैं उनका भी सम्मान किया गया। तो निश्चित रूप से अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के बीच में जब तालमेल होता है तो कार्य अच्छे होते हैं। उनके अल्प ज्ञान पे मुझे तरस आता है। भारत सरकार ने जूट कमिश्नर का पद क्रिएट किया हुआ है और उसी के माध्यम से पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों को जूट प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है। तो जूट कमिश्नर ही उपलब्ध कराता है और उससे हम लोग डिमांड किए तो हमने कहा कि हमको और जूट की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके साथ साथ उसना चावल के लिए भी प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है और यदि प्रधानमंत्री की तरफ से अनुमति मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रधानमंत्री से मिलने का समय पूरे हमारे मंत्रिमंडल के लोग। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने खाद्य विभाग भारत सरकार की तरफ से 12 नवंबर 2021 को जारी प्लान के अनुसार नए जूट बारदानों की समयानुसार आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि प्लान के अनुसार छत्तीसगढ़ को 2,14,000 गठान नए जूट बारदाने जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से क्रय करने की अनुमति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि इसके विरुद्ध राज्य को अभी तक मात्र 86,856 गठान नए जूट बारदाने प्राप्त हुई हैं, जो प्लान के अनुसार अपेक्षित मात्रा से काफी कम है। राज्य को धान खरीदी के लिए 5.25 लाख गठान बारदानों की आवश्यकता है। जूट कमिश्नर के प्लान के अनुसार यदि समयानुसार 100% बारदानों की आपूर्ति नहीं की जाती है तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है। पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की तरफ से घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी का कार्य 1 दिसंबर 2021 से शुरू होना संभावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान सीएम ने आयोजित कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले की चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 2,40,00,000 की राशि वापस की। ये राशि चिटफंड कंपनियों के कुर्क की गई संपत्ति को नीलाम कर वसूल की गई है। इससे पहले राजनांदगांव में 16,796 निवेशकों को 7,32,00,000 रुपए वापस किए गए थे। आज वापस की गई 2,40,00,000 रुपए की राशि को मिलाकर राजनांदगांव जिले में अब तक 9,78,00,000 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कलेक्टर राजनांदगांव तारण प्रकाश सिन्हा, पुलिस अधीक्षक श्रवण भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाली ज्येष्ठ संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक और सहायक परियोजना क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा 2021 की अंतिम तिथि में संशोधन किया गया है। संशोधित तिथि के अनुसार अब यह परीक्षा 2 जनवरी 2022 को 2 पालियों में आयोजित होगी। इन भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि में भी 3 दिनों की वृद्धि की गई है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी 23 नवंबर से 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं और 26 से 28 नवंबर तक त्रुटि सुधार किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ये तीनों परीक्षाएं 12 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित होनी थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा भी 12 दिसंबर को होनी है। इसलिए परीक्षाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भर्ती परीक्षा तिथि को परिवर्तित किया गया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भारत स्काउट गाइड्स और यूनिसेफ के सहयोग से 10 से 25 आयु वर्ग के बालक बालिका के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए संचालित होने वाले तारुण्य वार्ता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। ये अभिनव कार्यक्रम विशेषकर किशोरों के लिए पोषण, स्वास्थ्य, जीवन कौशल और मानसिक विकास जैसे मुद्दों पर व्यवहार परिवर्तन के लिए बनाया गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि किशोरों में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए इसकी काफी आवश्यकता है, जिससे किशोर गलत राह पर ना जाएं। इस पर विशेष काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को मंडला और रामनगर के दौरे पर रहे। चौहान जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन अवसर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय रामनगर हेलीपैड पहुंचे। रामनगर हेलीपैड पर वन मंत्री विजय शाह, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री चौहान का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान का चांदी का मुकुट पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। सीएम ने कहा कि जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए पेसा कानून को क्रमबद्ध रूप से लागू कर पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। वन उत्पादों पर वनों में निवास करने और वनों का संग्रह का जनजातीय भाई बहनों का अधिकार होगा। वन उत्पाद बिचौलिए के माध्यम से और कम दाम में बाजारों में नहीं बिकेंगे। इसी प्रकार समर्थन मूल्य में सरकार वन उत्पादों को क्रय करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की चर्चा करते हुए बताया कि जनजातीय युवक युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए 25,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाएगा। ऋण की गारंटी भी सरकार लेगी। उन्होंने जिले की शिक्षा में उन्नयन के लिए 9 सीएम राइज स्कूल खोले जाने की भी घोषणा की। गोंडवाना के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने की जरूरत है। उन महापुरुषों के और क्रांतिकारियों के होगी जो लड़ते रहे, पहले मुगलों से, बाद में अंग्रेजों से। अनेकों प्रकार के काम कर रहे हैं, मैंने लगातार बताया है। उसके साथ साथ हम आर्थिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट से पहले मंत्रिमंडल को संबोधित किया। बैठक में सीएम ने कहा कि पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया भील रेलवे स्टेशन करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसके साथ उन्होंने मंत्रियों को प्रभार के जिलों में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा के निर्देश दिए हैं। साथ ही 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक सुशासन पर्व मनाने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि 4 दिसंबर को पातालपानी में एक भव्य कार्यक्रम होगा। सीएम ने कहा कि खंडवा के बड़ौदा अहीर और सैलाना से 2 कलश यात्राएं टंटिया भील की स्मृति में कलश में माटी लेकर निकलेंगी। ये यात्रा 4 दिसंबर को इंदौर के पातालपानी में खत्म होगी। यात्रा खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, छाबुआ, रतलाम, उज्जैन से होते हुए इंदौर के पातालपानी पहुंचेगी। टंटिया मामा आदिवासियों के नायक माने जाते हैं। पातालपानी उन्हीं की कर्मस्थली है। अब तक इंदौर के स्टेशन का नाम पातालपानी था, लेकिन अब इसे बदला जा रहा है। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम अमर क्रांतिकारी टंटिया भील के नाम पर दिया जाए। ये एक प्रस्ताव भेजना है, ताकि बाकी भी चीजें तो हम करेंगे, उनकी स्मृति में, उनकी स्मृति अक्षुण्ण रहेगी। कल भी जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने 2023 में जीत का बड़ा दावा किया है और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की खांसी को लेकर भी तंज कसा है। मीडिया से चर्चा करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब भी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक व्यक्ति एक पद की बात करती हैं, तभी कमलनाथ कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा। मिश्रा ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की खांसी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि पहले दिल्ली में केजरीवाल अकेले खांसते थे, अब पूरी दिल्ली खांस रही है। 10 साल के कार्यकाल में केजरीवाल ने न यमुना साफ की और न ही दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो पाया। अब केजरीवाल प्रदूषण फैलाने के लिए पंजाब चल गए हैं। वो आप हमेशा तैयारी और उनके प्रवक्ताओं के बयान भी टीवी पे देखा करो। हर चुनाव जब आता है तब कहते हैं हम जीत रहे हैं।
हारने के बाद कुछ नहीं कहते, हारने के बाद एक रटा रटाया सकते हैं, बाहुबल का प्रयोग किया, धनबल का प्रयोग किया, ऐसे ही 23 में कहने वाले हैं वो। आप 28 सीटों का देख लो, अभी जो निपटी हैं 4 उपचुनाव, मतलब 8 विधानसभा, 1 लोकसभा में थी और 3 वो, ऐसे 11 विधानसभाओं में उनकी राय देख लो। ये हमेशा रटी रटाई बातें हैं और इसलिए चाहे वो अभी उनकी हार तय थी और 23 में भी हार तय। 10 साल में न तो जमुना मैया को साफ कर पाए, न प्रदूषण दिल्ली का कम कर पाए, अब पंजाब पहुंच गए प्रदूषण फैलाने। पहले अकेले खांसते थे दिल्ली में, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। ये स्थिति दिल्ली की कर दी है। वो केजरीवाल के आस मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। जल्द ही चुनावों की तारीख और आचार संहिता का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटते हुए नए परिसीमन को निरस्त कर दिया है और इस संबंध में अध्यादेश भी जारी किया जा चुका है। इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि पूर्व परिसीमन और उसके बाद किए गए परिसीमन को मिलाकर ऐसी पंचायतों की विकास खंडवार जानकारी तैयार करें जिनके क्षेत्र और वार्ड की सीमा में परिवर्तन हुआ है। ये जानकारी आगामी 25 नवंबर तक राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर से राज्य शासन द्वारा जारी नवीन अध्यादेश के संबंध में चर्चा की। एमपी इंदौर आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा है कि हम सभी देश के सबसे स्वच्छ और साफ शहर इंदौर में रहते हैं। इंदौर में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए निगम द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही कहा कि अब हमारा अगला टारगेट वायु प्रदूषण पर है ताकि इंदौर स्वच्छ वायु में सांस ले सके। आज का जो सम्मान समारोह है वो हमारे सभी स्वच्छता वीरों के लिए है, जिन लोगों ने लगातार स्वच्छता में काम किया है, चाहे वो सफाई मित्र हों या इस शहर के नागरिक हों, जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठन हैं, हमारी खुद की एनजीओ की टीम्स हैं, जो नगर निगम के पूरे परिवार के जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। पूरे 5 वर्षों से हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। उन सभी के लिए कृतज्ञता है और ये मोटिवेशन भी टीम को देता है कि वो लगातार काम करते रहें और आगे आने वाले समय में भी जो नया सर्वेक्षण है 2022 का, उसमें भी हम लोग अपनी दावेदारी इतनी मजबूती से रखें जैसे पिछले 5 वर्षों से रखते हैं। जैसा मैम आपने कुछ समय पहले बोला गया था कि हम पॉल्यूशन साफ करने के लिए इस बार की जो इंदौर नगर निगम की एमपी के भोपाल के पास रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम कमलापति रखने के बाद उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने फतेहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलने के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की परंपरा शुरू हो चुकी है। फतेहाबाद रेलवे स्टेशन 15 नवंबर को उस समय चर्चाओं में आ गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से उज्जैन फतेहाबाद के नए ट्रैक पर मेमू ट्रेन को हरी झंडी दी थी। अभी इस स्टेशन का पूरा नाम फतेहाबाद चंद्रावतीगंज है। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा है कि गांव का नाम चंद्रावतीगंज है, लेकिन रेलवे स्टेशन रेलवे के रिकॉर्ड में फतेहाबाद दर्ज है, जबकि यहां फतेहाबाद नाम का कोई गांव नहीं है। इसके साथ ही ग्रामीणों, सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी स्टेशन का नाम फतेहाबाद से बदलकर चंद्रावतीगंज करने की मांग की। मैं मीडिया के माध्यम से भी और लेटर लिख के भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूं, क्योंकि जनता भी कह रही थी, उस दिन हम गए थे कि साहब इसका नाम फतेहाबाद से हटा के इसका चंद्रावतीगंज करा जाए। फतेहाबाद क्योंकि गांव का नाम तो चंद्रावतीगंज है, लेकिन स्टेशन का नाम फतेहाबाद जंक्शन कर रखा है। तो वहाँ पे सभी सरपंच, जनप्रतिनिधि, वहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी ये मांग रखी है। तो उनने मेरे को ज्ञापन भी दिया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री। यूरिया की कालाबाजारी और जरूरत से भी कम यूरिया मिलने को लेकर उज्जैन के किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों के सामने यूरिया खाद की बड़ी किल्लत सामने आ रही है। किसानों ने दावा किया है कि उन्हें सोसाइटी के माध्यम से यूरिया नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में किसानों ने किसान संगठनों के नेताओं के साथ प्रदर्शन किया और यूरिया की आपूर्ति की मांग की। आज किसान अपनी खेती छोड़कर हंगामा करने की आवश्यकता पड़ी है, तो प्रशासन और आप लोग भी जानते हैं कि
पूरे अभी पिछले 8 दिन के अंदर यूरिया की भयंकर कालाबाजारी उज्जैन में हुई है। उसमें प्रशासन ने दिखावे के तौर पर सिर्फ बड़नगर में एक कार्रवाई दिखाई और उसका मकान तोड़ दिया गया है। हमारा कहना है कि ये यूरिया जब प्राइवेट में जा ही नहीं रहा था तो उस व्यापारी के पास कैसे पहुंचा। डीएमओ कार्यालय का आज हमने घेराव किया क्योंकि 3 अक्टूबर को जो रेक उज्जैन में क्रप्को का लगा था यूरिया का, उसमें भारी धांधली हुई है और सारा प्राइवेट व्यापारियों के पास पहुंच गया है। उसके दुष्परिणाम ये है कि किसानों को 400 और 500 रुपये में यूरिया की बोरी उज्जैन में मिल रही है। हमने डीएमओ कार्यालय घेर कर प्रशासन से एक मांग की है कि बड़नगर के जो विषय में कृषि विभाग के अधिकारी और वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय किसान संघ के बैनर के तले भारतीय किसान संघ के जो जिला पदाधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। ये जिला विपणन संघ का कार्यालय है। यहाँ पर उनके द्वारा कहना है कि जो भी यूरिया आई थी या खाद आई थी वो प्रॉपर रूप से लोगों को नहीं मिल पा रही है, उसकी ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया। तो डीएपी खाद के संदर्भ में कहीं कहीं पर कालाबाजारी हो रही है, कहीं पर नकली खाद बिक रहा है। उस प्रकार की शिकायतें उनके द्वारा पहले लगातार की जा रही थी और किसी कारणवश उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। आज वो सभी लोग यहाँ पर संख्या में एकत्रित हुए थे तो उनके द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन हमें दिया गया है। उस संदर्भ में कलेक्टर साहब से चर्चा की गई है। हम लोग 4 बजे वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। महंगाई बिजली की बहुत है, जिधर नाले सी ना बिजली का खर्चा भर सके ना अपना होर कोई कारोबार कर सके। सरकार ਨੂੰ अपील की जाती है कि बिजली सस्ती की जाए ताकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਡੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जो बिजली सस्ती की है इस आम लोगों का बहुत फायदा होगा। पूरा पंजाब बिजली सस्ती करने ਲਈ मानयोग मुख मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी का धन्यवाद करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। एमपी के ग्वालियर शहर में एक प्रसूता ने ऑटो में ही एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसूता को ऑटो से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन ऑटो ट्रैफिक में फंस गया। तभी महिला को तेज दर्द हुआ। एक बुजुर्ग महिला ने प्रसूता को डिलीवरी कराई। जाम खुलने के बाद परिजन मां बेटे को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया है। ये 21 तारीख की घटना है भौड़ापुर इलाके की, जहाँ पे एक तरफ रोड भी खुदी हुई है और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रोड खुदी हुई है, काफ़ी ब्रॉड रोड खुदी हुई है, वहाँ पे 15 मिनट का 21 तारीख को जाम लगा था और 15 मिनट में ही ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी वहीं पे एक बुज़ुर्ग की सहायता से हुई है। हमारे ट्रैफिक का पॉइंट वहाँ पे लगातार वहाँ पे रहता है और ट्रैफिक खुल भी गया था 15 मिनट में, परंतु 21 तारीख को काफ़ी ज़्यादा शादियाँ थी, इसलिए काफ़ी ट्रैफिक। एमपी के रीवा जिले के हनुमाना से पुलिस को नशा कारोबारियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि हनुमाना थाना अंतर्गत यूपी से अवैध नशीली कप सिरप एमपी आ रही थी, जिस पर हनुमाना थाना प्रभारी को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी, जिस पर हनुमाना थाना प्रभारी ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में हाईवे पेट्रोलिंग पर टीम को रवाना कर दिया और घेराबंदी कर 3 आरोपियों को दबोच लिया। वहीं तलाशी के दौरान वाहन में 14 पेटी नशीली कप सिरप भी बरामद हुई हैं, जिस पर हनुमाना पुलिस के द्वारा
एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रवेरा एक खाकी रंग की ट्रवेरा का गाड़ी है, उससे यूपी तरफ से अवैध कब सिरफ की खेप आ रही है। हमने मुखबिर सूचना को श्रीमान एसपी साहब, एसडीओपी साहब एवं एडिशनल एसपी साहब को अवगत कराया और उनसे निर्देश प्राप्त करके हमने हाईवे पे वाहन चेकिंग लगाई, जिसमें उस प्रकार की कार हमको आती दिखी और जो पुलिस को देख करके चकमा दे के भागने का प्रयास किया, जिसे बॉर्डर से हम लोग पीछा करके और मसूरिया बाईपास तक पकड़ लिए और उस गाड़ी से हमें 14 पेटी मैक्स कप सिरप मिली है। कुल 1600 शीशियाँ हैं। वहीं रीवा जिले में ढाबा तिवारियान में बीती रात तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिस पर तत्काल ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर हनुमाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो दुर्घटनाग्रस्त वाहन में अवैध शराब मौजूद थी। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट डिजायर कार में 15 कार्टून अवैध शराब के थे और 200 खाली शीशियां मिली हैं। वहीं चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर थाने लाया गया और आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत करके विवेचना शुरू की। अवैध देशी शराब की शीशियाँ चारों तरफ बिखरी हुई थी, जिसको हमने कलेक्ट किया है। मौके से वाहन चालक दुर्घटना होने के बाद ही फरार हो गया था और हमने इस पे अपराध क्रमांक 403-21 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर लिया है। इसको विवेचना में लिया गया है। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे हम लोग उसको और भी आपको बताएंगे। इसमें कुल 15 कार्टून जो है लगभग 750 पाव देशी प्लेन शराब जब्त किया है और मौके से एक्सीडेंट होने की वजह से लगभग 200 शीशियाँ जो कि एमपी के भिंड में पिछले दिनों ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन द्वारा किए जा रहे ऑनलाइन गांजा तस्करी के खुलासे के बाद मेहगांव पुलिस ने भी एक और आरोपी की गिरफ्तारी की है। मेहगांव थाना प्रभारी डीवीएस तोमर ने मुख्य आरोपी सूरज पवैया और मुकुल जायसवाल से पूछताछ में पता चला है कि वो अपने नाम और पते पर अमेजॉन के जरिए गांजा मंगवाता था, जिसके बाद गांजा सूरज पवैया को देता था। सूरज से ये पैकेट मेहगांव के खेरिया बाग के शिव कुमार शर्मा को देता था, जो इस गांजे को इलाके में खपाने का काम करता था। मेहगांव पुलिस ने 17 किलो गांजा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। भिंड पुलिस द्वारा ऑनलाइन गांजा सप्लाई का खुलासा करने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने एसपी सहित समस्त टीम की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस की इस कामयाबी ने भिंड का नाम रोशन किया है। गांजा ऑनलाइन के माध्यम से अमेजन कंपनी द्वारा अकेला गांजा ही नहीं, गांजे के साथ अन्य स्मैक वगैरह भी बेची जाती है, ऐसी खबरें हैं। मैं भिंड पुलिस के पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। कम से कम उन्होंने इस काम के लिए पूरा प्रयास करके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला उठ रहा है, अब अपने भिंड का नाम देश और प्रदेश में रोशन किया है। हम पुनः भिंड की पुलिस को बधाई। एमपी के शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान करेरा तहसील के बांसगढ़ पंचायत के मछुआ समाज के हितग्राहियों ने मत्स्य विभाग के निरीक्षक के खिलाफ कलेक्टर को शिकायती आवेदन दिया है और इस आवेदन के माध्यम से शिकायत दी है कि मत्स्य विभाग के निरीक्षक ने दूसरी पंचायत के फर्जी मछुआ समूह को उनकी पंचायत का तालाब जारी करवा दिया है, जिससे क्षेत्र के मछुआ समाज के लोगों को इस तालाब से मछली पालन नहीं करने दिया जा रहा है, जिससे आधा सैकड़ा लोगों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। हमारे पास जो अभी शिकायत आई थी तो उसमें हम जांच करवा रहे हैं। जांच में पाया गया कि वहाँ का जो अध्यक्ष है वो 2 जगह निवास करता है, एक तो बांसगढ़ और दूसरा है अलगी, और उसके डॉक्यूमेंट यदि प्राप्त हमको होते हैं तो उसमें जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। सर उसमें कहीं ना कहीं किसकी गलती है? 2 जगह उसको गलती तो उस व्यक्ति की स्वयं है, परंतु हमारे क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे ही हमने इस संबंध में चर्चा की है, तो उन्होंने बताया कि इसके डॉक्यूमेंट मंगाए जाएं और ये निवास करता है दोनों जगह, तो इस पर कार्रवाई करते हैं। तो पहले निरीक्षण किया गया था तो कहीं ना कहीं हाँ, निरीक्षण में तो क्या है कि इसका आवेदन बहुत पहले से लगा था
2019 में जैसे ही मैं आया उसके 1 माह बाद मेरे समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया, पुटअप किया। तो पुटअप में हमने उनकी जो है अनुशंसा मांगी। बादल छटते ही छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा घने कोहरे की चपेट में आ गया। मंगलवार सुबह रायपुर के ऊपर अचानक धुंध छा गई, जिसकी वजह से विमानों को रनवे नहीं दिख रहा था। कोहरे की वजह से काफी देर तक विमानों की आवाजाही ठप रही। हवाई अड्डा प्रबंधन के मुताबिक सामान्य उड़ान के लिए रनवे पर दृश्यता 1200 मीटर की होनी चाहिए, यानी कि पायलट को 1200 मीटर तक दिखना चाहिए, लेकिन सुबह 400 मीटर से आगे देखना लगभग असंभव था। इसकी वजह से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली आने जाने वाले कई विमान प्रभावित हुए। मुंबई से आने वाला एक विमान तो कुछ देर तक आसमान में ही मंडराता रहा। विजिबिलिटी में सुधार के बाद उसे उतरने की इजाजत मिली। बताया जा रहा है कि 9 बजे के बाद स्थितियों में कुछ सुधार आया। कोहरे ने सड़क पर यातायात को भी प्रभावित किया। दूर तक साफ दिखाई नहीं देने की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को इसकी वजह से काफी परेशानी हुई। राजधानी में लगातार सर्दी भी बढ़ने की आशंका जताई है। और इसी के साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।